नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक फिनोमेनन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पल में मौजूद है, और वह है साउंड। साउंड सिर्फ कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक और वैज्ञानिक हिस्सा है। जब हम किसी की हंसी सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो मन में शांति उतर आती है। और जब हम किसी खतरे की आवाज सुनते हैं तो शरीर तुरंत अलर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि साउंड हमारे जीवन को दिशा भी देता है और सुरक्षा भी देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि साउंड है क्या? क्या ये कोई वस्तु है जिसे हम पकड़ सकते हैं? क्या ये सिर्फ हवा में होने वाला एक मूवमेंट है, या ये हमारे दिमाग का कोई इल्यूजन है? असल में साउंड एक वाइब्रेशन होती है, यानी किसी वस्तु का बहुत तेजी से आगे पीछे हिलना। जब ये वाइब्रेशन हवा में फैलती है तो वे हवा के कणों को धक्का देती है, और यही धक्का हमारे कानों तक पहुंचकर साउंड का अनुभव करवाता है। हमारा दिमाग इन धक्कों को समझकर आवाजों में बदल देता है, जैसे किसी दोस्त की आवाज, किसी टीचर की आवाज, बारिश की आवाज या पंखे की आवाज। हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी की शुरुआत एक वाइब्रेशन से होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वाइब्रेशन कैसे होती है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ह्यूमंस अपनी आवाज कैसे बनाते हैं, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, आवाज की पिच क्यों अलग अलग होती है, और आखिर में नॉइस पोल्यूशन से हमें क्यों बचना चाहिए। आज की क्लास में हम साउंड को सिर्फ एक लेसन के रूप में नहीं, बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस के रूप में समझेंगे, क्योंकि साउंड सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे महसूस भी किया जाता है। बच्चों, अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं कि साउंड कभी भी अपने आप नहीं बनती, उसकी शुरुआत हमेशा एक वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन का मतलब है किसी वस्तु का लगातार टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे हिलना। ये हिलना कभी दिखाई देता है और कभी इतना तेज होता है कि आंखों से दिखता ही नहीं। मान लो आप एक स्कूल बेल बजाते हो, जैसे ही आप उसे स्ट्राइक करते हो वो कांपने लगती है। अगर उसी समय आप अपनी उंगली बेल पर रखते हो तो आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है। यही वाइब्रेशन ही साउंड पैदा करती है। अगर बेल हिलना बंद कर दे तो आवाज भी तुरंत रुक जाती है। ये सिद्ध करता है कि साउंड इज इक्वल टू वाइब्रेशन। इसी प्रकार जब आप एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हो तो वो तेजी से आगे पीछे हिलता है। ये वाइब्रेशन हवा को पुश करता है, और हवा ये पुश हमारे कानों तक पहुंचाती है। इस पुश को हम साउंड के रूप में सुनते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यही प्रिंसिपल सबसे खूबसूरत तरीके से दिखता है। जैसे तबला की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जब हथेली से स्ट्राइक होती है तो वह वाइब्रेशन करती है और एक मिठास भरी साउंड बनाती है। सितार या गिटार की स्ट्रिंग्स जब बजती है तो वे इतनी तेज वाइब्रेशन करती हैं कि साउंड पैदा होता है। फ्लूट में वाइब्रेशंस हवा के कॉलम में होती है, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम एक ही है, वाइब्रेशन क्रिएट करना। कई बार वाइब्रेशंस इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें दिखती नहीं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क जब बजता है तो उसकी आर्म्स हिलती तो है, लेकिन इतनी तेज की आंख पकड़ नहीं पाती। लेकिन अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को पानी में छुएं तो पानी के सरफेस पर सर्कुलर रिपल्स बनने लगती है। ये बताता है कि वाइब्रेशन मौजूद है, चाहे वो दिखाई न दे। तो बच्चों, वाइब्रेशन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती, बल्कि हमारी आंख, नाक, कान जैसी सेंसर्स को भी एक्टिव करती है। जैसे जब किसी लाउडस्पीकर का कोन वाइब्रेशन करता है तो वह हवा को कंप्रेस और रेरिफाई करता है, और इससे साउंड वेव्स बनती है। सबसे जरूरी बात, जब वाइब्रेशन रुक जाती है साउंड तुरंत समाप्त हो जाती है। ये साउंड का सबसे बड़ा साइंटिफिक ट्रूथ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर आवाज, चाहे वो संगीत हो, शोर हो, चेतावनी हो या बातचीत हो, सब एक छोटे से वाइब्रेशन की कहानी से शुरू होती है। सो रिमेंबर, साउंड ऑलवेज बिगिंस विद वाइब्रेशन। अब बच्चों, हम एक बहुत ही रोचक और जीवन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मनुष्य अपनी आवाज कैसे बनाता है। क्या आवाज सिर्फ मुंह से निकलती है? नहीं, आवाज एक बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक विशेष अंग की मदद से बनती है। इस अंग को कहा जाता है वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे गले में थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर आप अपनी उंगलियां गर्दन के बीच में रखते हुए बोलें तो आपको अंदर हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। यही आपका वॉइस बॉक्स है। इसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स दो तने हुए इलास्टिक बैंड्स की तरह होते हैं
जिनके बीच एक छोटा सा गैप होता है। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे लंग्स से हवा बाहर की ओर आती है। ये हवा जब वोकल कॉर्ड्स के बीच से गुजरती है तो वो उन्हें वाइब्रेट करती है। यही वाइब्रेशन साउंड बनाती है, यानी हमारी आवाज हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम और साउंड सिस्टम दोनों के कोऑपरेशन से बनती है। अब सवाल ये है कि हमारी आवाज अलग अलग क्यों होती है? कोई बच्चा बहुत तेज तेज पतली आवाज में बोलता है, कुछ महिलाएं सॉफ्ट पिच में बोलती हैं और पुरुषों की आवाज कंपैरेटिवली हैवी लगती है। इसका कारण वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और थिकनेस है। पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स लगभग 20 मिलीमीटर के होते हैं, महिलाएं के वोकल कॉर्ड्स लगभग 15 मिलीमीटर लंबे होते हैं। बच्चों के वोकल कॉर्ड्स तो इन दोनों से भी काफी छोटे होते हैं, यानी जिसका लैरिंक्स छोटा उसका वोकल कॉर्ड छोटा और उसकी पिच ऊंची। इसलिए बच्चों की आवाज पतली होती है। महिलाएं बच्चों से थोड़ा कम हाई पिच में बोलती हैं और पुरुषों की आवाज डीप और हैवी होती है। हमारे वोकल कॉर्ड सिर्फ लेंथ से ही नहीं, टेंशन से भी आवाज बदलते हैं। अगर मसल्स वोकल कॉर्ड्स को खींच दे, टाइट कर दे, तो पिच बढ़ जाती है। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो पिच कम हो जाती है। यही कारण है कि सिंगर्स अपनी वॉइस को ऊपर नीचे ले जा पाते हैं। जब हम चिल्लाते हैं तो वोकल कॉर्ड्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। जब धीरे बोलते हैं तो वाइब्रेशन कम होती है, यानी हमारी इमोशंस भी हमारी वाइब्रेशन को कंट्रोल करती हैं। इसलिए आवाज से ही पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति खुश है, दुखी है, गुस्से में है या एक्साइटेड है। इसलिए बच्चों, मानव आवाज एक साधारण साउंड नहीं है। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पर्सनालिटी है और हमारी भावनाओं की भाषा है, और इसकी शुरुआत होती है दो छोटे से वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से। बच्चों, अब हम साउंड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने जा रहे हैं, और वह ये है कि साउंड कभी भी बिना किसी माध्यम के ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव्स हमेशा किसी न किसी मटेरियल के पार्टिकल्स को धक्का देकर आगे बढ़ती है। जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो वह अपने पास की हवा, पानी या ठोस पदार्थ के कणों को पुश करती है और यही पार्टिकल्स फिर आगे वाले पार्टिकल्स को पुश करते जाते हैं, जिससे एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन बन जाता है जो साउंड वेव को आगे बढ़ाता है। अब आप स्वयं सोचिए, यदि पार्टिकल्स ही न हो, अगर हवा न हो, अगर आसपास कोई मॉलिक्यूल्स न हो, तो साउंड किसे धक्का देगी? यही कारण है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते जिन्हें साउंड आगे बढ़ा सके। इसी कारण आउटर स्पेस पूरी तरह साइलेंट होता है, सितारे चमकते हैं, ग्रह घूमते हैं, बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं जाती क्योंकि हवा ही नहीं होती। यदि आप एक रिंगिंग फोन को एक बड़े जार में रखते हैं और उसके अंदर की हवा को वैक्यूम पंप से धीरे धीरे निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे जार में एयर कम होती जाती है, उसी प्रोपोर्शन में आवाज धीरे धीरे फेंट होती जाती है और अंत में लगभग सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका अर्थ है कि नो एयर इज इक्वल टू नो साउंड। यही सिद्धांत लिक्विड्स और सॉलिड्स में भी लागू होता है। पानी में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इसलिए जब अंडर वाटर बेल बजाई जाती है तो उसकी साउंड अंडर वाटर ट्रैवल करती है। यही कारण है कि स्विमर्स पूल के अंदर भी बाहर की आवाजों या दूसरी अंडर वाटर साउंड को महसूस कर पाते हैं। सॉलिड सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए साउंड उनमें सबसे तेज ट्रैवल करती है। यदि आप एक लंबी लकड़ी या मेटल रॉड के एक छोर को स्क्रैच करते हैं तो दूसरे छोर पर खड़ा व्यक्ति आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर बहुत तीव्रता से होता है। साउंड की गति हर मीडियम में अलग होती है, सॉलिड्स में सबसे तेज, लिक्विड्स में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। इसलिए बच्चों, ये कंक्लूजन बिल्कुल साइंटिफिक और यूनिवर्सल है कि साउंड का अस्तित्व मीडियम के बिना संभव नहीं है और साउंड वैक्यूम में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती, बल्कि हमेशा पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। अब हम सीखेंगे कि साउंड को सुनने की यह अद्भुत प्रक्रिया हमारी शरीर की कौन सी संरचना द्वारा पूरी की जाती है। यह एक अत्यधिक एडवांस और सेंसिटिव नेचुरल डिवाइस है जो साउंड वेव्स को पकड़ता है, उन्हें वाइब्रेशंस में बदलता है, फिर आगे उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। एयर का आउटर पोर्शन फनल शेप्ड होता है, जिसे पिन कहा जाता है, और इसका शेप ऐसा इसलिए होता है ताकि चारों तरफ बिखरी हुई साउंड वेव्स इस फनल के जरिए मैक्सिमम रूप से एयर कनाल के अंदर जा सके। एयर कनाल एक संकीर्ण मार्ग है जो साउंड वेव्स को स्मूथ तरीके से ईयरड्रम तक ले जाता है। ईयरड्रम एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जो साउंड वेव्स से टकराते ही वाइब्रेट करने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ढोल की सतह स्टिक से स्ट्राइक करने पर वाइब्रेट करती है। ईयरड्रम की वाइब्रेशंस आगे मिडिल ईयर की तीन छोटी बोन्स, हैमर, एनवल और स्टिरअप तक जाती है।
ये तीनों बोन्स दुनिया की सबसे छोटी हड्डियां हैं और इनका काम इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई यानी बढ़ाना होता है। एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस फिर इनर ईयर तक पहुंचती हैं, जहां कॉक्लियर नामक स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। वाइब्रेशंस जब इस फ्लूइड को हिलाती हैं तो कॉक्लियर में मौजूद सेंसरी हेयर सेल्स इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहां ब्रेन उनकी पहचान करता है कि यह आवाज कैसी है, किसकी है, किस दिशा से आई है, कितनी तेज है और कितना अर्थ रखती है। इसलिए वास्तव में हम साउंड को कान से नहीं बल्कि दिमाग से समझते हैं। यह केवल एक कलेक्टर और ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि कान बहुत नाजुक अंग है, इसलिए कभी भी उनमें पेंसिल, पिन, स्टिक या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे ईयरड्रम डैमेज हो सकता है और परमानेंट हियरिंग लॉस तक हो सकता है। अब हम साउंड की 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को सीखने जा रहे हैं: एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जो किसी भी साउंड की पहचान, नेचर और बिहेवियर को निर्धारित करती है। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड ये बताती है कि कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन से कितनी दूर जाता है। जितनी अधिक दूरी वह तय करता है, उतनी ही उसकी एम्पलीट्यूड बड़ी होगी। बड़ी एम्पलीट्यूड का सीधे सीधे मतलब है लाउड साउंड, यानी लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विस्पर लगभग 30 डेसिबल, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगभग 60 डेसिबल, ट्रैफिक लगभग 70 डेसिबल और 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल मानी जाती है, जो लंबी अवधि में परमानेंट हियरिंग डैमेज कर सकती है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ये बताता है कि कोई बॉडी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में कितना समय लेती है। इसका यूनिट सेकंड होता है। यदि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट धीमी गति से वाइब्रेट करता है तो उसका टाइम पीरियड बड़ा होगा, और यदि तेज गति से वाइब्रेट करेगा तो टाइम पीरियड छोटा होगा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पर, फ्रीक्वेंसी, जो साउंड की पिच को डिसाइड करती है। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है। इसका यूनिट है हर्ट्ज। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 500 बार वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच, यानी आवाज तेज और शार्प लगेगी, जैसे विसल की आवाज। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब डीप और हैवी आवाज, जैसे ड्रम या ढोल की धुन। एम्पलीट्यूड लाउडनेस को नियंत्रित करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी पिच को, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है। किसी साउंड का लाउड होना यह नहीं बताता कि उसकी पिच भी हाई होगी, और किसी साउंड की पिच हाई होने का यह मतलब नहीं कि वह लाउड है। इन तीनों प्रॉपर्टीज, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझ लेने के बाद आप साउंड के लगभग हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी साउंड बिहेवियर की मूल नींव है। बच्चों, अब हम साउंड की एक और बेहद दिलचस्प विशेषता के बारे में जानने जा रहे हैं, और वह है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स का अंतर। हमारा मानव कान एक निश्चित सीमा के भीतर आने वाली फ्रीक्वेंसीज को ही सुन पाने में सक्षम होता है। इस सीमा को कहा जाता है रेंज ऑफ हियरिंग, जो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 बार से कम वाइब्रेट कर रही है तो उसकी साउंड इतनी लो फ्रीक्वेंसी की होगी कि हमारा ईयर उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। इसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। इसी तरह यदि वाइब्रेशंस एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार हो तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बनती है, जिसे हमारा ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा कान एक सीमित दायरा ही सुन सकता है, और उस दायरे से बाहर की ध्वनियां इंसानों के लिए इनऑडिबल होती है। लेकिन सभी जीव ऐसे नहीं होते। कई जानवर जैसे डॉग्स, बैट्स आदि अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। यही कारण है कि डॉग विसल्स बनाई जाती है। ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज में बजती हैं जिन्हें इंसान नहीं, पर डॉग्स आसानी से सुन लेते हैं। नेचर में कई ऐसे जीव इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड्स का उपयोग करते हैं, जैसे एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक वेव से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि बैट्स अल्ट्रासोनिक एकोज से रास्ता ढूंढते हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि हमारी सुनने की क्षमता अत्यंत अद्भुत है लेकिन सीमित है, और दुनिया में कई ऐसे साउंड्स मौजूद हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, जबकि अन्य जीव सुन सकते हैं। अब हम साउंड की एक भावनात्मक और अनुभव आधारित विशेषता को समझते हैं, म्यूजिक और नॉइस का अंतर। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम फ्लूट, सितार या पियानो जैसी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुन सुनते हैं तो दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूजिक एक प्लेजेंट, ऑर्डरली एंड रिदमिक साउंड होता है। इसमें वाइब्रेशंस एक निश्चित पैटर्न और हार्मनी में होते हैं,
जिससे ये हमारे मन को सुखद लगता है। संगीत हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, ये खुशियों को बढ़ाता है, दुख को कम करता है और दिमाग को आराम देता है। इसके विपरीत कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट या डिस्टर्बेंस महसूस होता है। इन्हें कहा जाता है नॉइस। नॉइस एक ऐसा साउंड है जिसमें वाइब्रेशंस डिसऑर्डरली, इरेग्युलर और हार्श होते हैं, जैसे ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शन वर्क की ड्रिलिंग, लाउडस्पीकर्स का तेज वॉल्यूम, टीवी या म्यूजिक सिस्टम का बहुत हाई वॉल्यूम। ये सब हमारे दिमाग को परेशान करते हैं और ध्यान भंग करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, म्यूजिक भी नॉइस बन सकता है यदि वो वॉल्यूम में बहुत तेज हो। यानी साउंड का प्लेजेंट या अनप्लेजेंट होना केवल उसकी क्वालिटी पर नहीं, उसकी लाउडनेस पर भी डिपेंड करता है। यदि कोई मधुर गीत बहुत तेज आवाज में बजा दिया जाए तो वह भी नॉइस की तरह इरिटेटिंग महसूस होने लगता है। इसका मतलब ये है कि साउंड, म्यूजिक और नॉइस तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और किसी साउंड का असर हमारे स्वास्थ्य और मनोदशा पर इस बात से तय होता है कि वह कितना लाउड, कितना रिदमिक और कितना ऑर्डरली है। अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मॉडर्न लाइफ का एक गंभीर खतरा बन चुका है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन वो स्थिति है जब कोई भी अनवांटेड, अनप्लेजेंट या हार्मफुल साउंड इतनी अधिक मात्रा में एनवायरनमेंट में फैल जाए कि वो मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक बन जाए। पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन भी तेजी से बढ़ा है। इसके प्रमुख सोर्सेज हैं भारी ट्रैफिक, तेज गाड़ियों के हॉर्न्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, लाउडस्पीकर्स, फेस्टिवल्स, बाजारों में तेज म्यूजिक सिस्टम्स और यहाँ तक कि घरों में मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन या टीवी का हाई वॉल्यूम। नॉइस पोल्यूशन केवल परेशान या इरिटेट ही नहीं करता, बल्कि यह हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव डालता है। लगातार तेज आवाजों के संपर्क में रहने से स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ती है, बार बार हेडेक होता है और नींद पूरी न हो पाने की समस्या पैदा होती है। लंबे समय तक 80 डेसिबल से ऊपर की आवाजें सुनने से परमानेंट हियरिंग लॉस तक हो सकता है। कई वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि नॉइस पोल्यूशन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और कंसंट्रेशन इश्यूज को भी बढ़ा सकता है। इसलिए नॉइस पोल्यूशन केवल एक असुविधा नहीं बल्कि एक हेल्थ हैजर्ड है। इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे वाहनों में साइलेंसर्स का उचित उपयोग, इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल क्षेत्रों से दूर स्थापित करना, घरों और बिल्डिंग्स में साउंड प्रूफ मटेरियल्स का प्रयोग, अननेसेसरी हॉर्न्स न बजाना, फेस्टिवल्स या पार्टीज में लाउड म्यूजिक कम से कम रखना और जहां आवश्यक हो ईयरप्लग्स का उपयोग करना। ट्रीज भी नेचुरल साउंड बैरियर्स की तरह काम करते हैं, इसलिए अधिक पेड़ लगाना नॉइस पोल्यूशन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार हमारी जागरूकता और कुछ छोटे छोटे कदम नॉइस पोल्यूशन को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अंत में ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि साउंड हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। ये कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, लर्निंग और सेफ्टी का आधार है। वैज्ञानिक रूप से साउंड वाइब्रेशंस के कारण बनती है, एक मीडियम के माध्यम से ट्रैवल करती है और हमारे ईयर्स तथा ब्रेन मिलकर उसे समझते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच और लाउडनेस जैसी प्रॉपर्टीज साउंड को उसकी अलग अलग पहचान देती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि साउंड हमेशा लाभकारी नहीं होती। जब वही साउंड बहुत तेज, अनियंत्रित और लगातार होने लगे तो वह नॉइस बन जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें साउंड का सही उपयोग करना चाहिए। उसे जितना सुंदर इस्तेमाल करेंगे, वह हमारे जीवन को उतना ही समृद्ध करेगी। और यदि साउंड को गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा उपयोग किया जाए तो वही साउंड एक खतरा बन सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने घर, स्कूल, समाज और शहर में नॉइस पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दें और साउंड का संतुलित व जिम्मेदार उपयोग करें, ताकि हमारा वातावरण स्वस्थ, शांत और सुरक्षित बना रहे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।